लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है। पहले सबसे इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझना है और इन दोनों में डिफरेंस समझना है कि क्या होता है लोकोमोशन और क्या होता है मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन आपने एक वर्ड अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुना, जब सबने सुना होगा लोकेशन, ये तो सबने सुना होगा। वो गूगल मैप पे लोकेशन शेयर करना, ये ऐसे सब बोलते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात हो जो अपना पोजीशन चेंज करे, चेंज देयर पोजीशन, इनका पोजीशन होगा जो वो चेंज हो, चेंज इन पोजीशन आप जब देखोगे तब उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ हूं तो थोड़ी देर बाद वहां चला जाऊं तो ये आपका हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, इसको लोकोमोशन बोलेंगे। लेकिन मैं यही खड़ा होकर हाथ ऊपर नीचे करता रहूं तो ये लोकोमोशन नहीं है। मूवमेंट में पोजीशन फिक्स होगी, ये ध्यान रखना। इसमें पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती है। और जब ऑर्गेनिज्म अपना पोजीशन फिक्स करके इधर उधर कोई बॉडी का पार्ट मूव करा सकता है, जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, गर्दन है, कुछ भी हम करा सकते हैं, बट पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, पोजीशन नहीं अलग होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे मूवमेंट। अब एक बात आपको इधर सोच के बतानी है, प्लांट्स और एनिमल्स में स्पेशली मैं आपको एग्जांपल दूं तो ह्यूमन बीइंग का इधर आपको दिमाग में रखना है, एनिमल्स में ह्यूमन का। तो इनमें लोकोमोशन है, किनमें मूवमेंट है, वो आपको बताना है। दोनों में क्या लोकोमोशन है या दोनों में मूवमेंट है, क्या डिफरेंस है वो बताना है। हाँ, प्लांट कैन नॉट लोकोमोट, प्लांट्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, बट दे कैन मूव, वो मूव करते हैं जब भी जैसे एयर की करंट आ रही है या फिर कोई एक्सटर्नल जर्क या कुछ भी मैकेनिकली कुछ उनको पे अप्लाई हो रहा है। हाँ, तो आप बिना स्टिमुलस के आप भी मूवमेंट नहीं करते। मैं बोल रहा हूं क्यों क्यों, हाँ, देयर इज अ स्टिमुलस। वो स्टिमुलस ये है कि तुम भूत बैठे हो, मुझे पैसा मिलेगा। विदाउट स्टिमुलस नो वन रिस्पॉन्ड। मैंने क्या बोला, विदाउट स्टिमुलस नो वन रिस्पॉन्ड। कोई भी रिस्पॉन्स आता है उसके लिए स्टिमुलस, ये देखो देवी जी ने ऐसे करा, देयर इज अ स्टिमुलस। वो स्टिमुलस क्या था कि यहाँ पे कुछ जो नहीं अनयूजुअल हो रहा है वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी। बिना किसी स्टिमुलस के आप हिल भी नहीं सकते। कोई भी ऑर्गेनिज्म, आपकी बात नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं करता मूवमेंट, या मींस उसमें रिस्पांस आता ही नहीं है। यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमने रूल पढ़ा भाई, जब तक सिग्नल जाएगा नहीं तो रिस्पांस किस बात का। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करता है, ओनली मूवमेंट। और ये जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये लोकोमोशन प्लस मूवमेंट दोनों शो करता है, ये ध्यान रखना है। अब हम जो इस चैप्टर पे बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ एनिमल्स, स्पेशली ह्यूमन बीइंग की। जैसे स्केलेटन सिस्टम के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले हमें स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है। इस चैप्टर में देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए आपको दो सिस्टम की जरूरत होती है। दो सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तभी कोई बॉडी लोकोमोट कर सकती है या मूव कर सकती है। वो सिस्टम एक है आपका स्केलेटन सिस्टम, इसी के साथ साथ प्लस में काम करना चाहिए मस्कुलर सिस्टम। ना अकेले मस्कुलर सिस्टम काम करके लोकोमोट या मूव करा सकता है, ना अकेले स्केलेटन सिस्टम। ये अकेला सिर्फ स्केलेटन सिस्टम खड़ा है, कह दो मूवमेंट करके दिखाए, या आपका ही सारा मसल्स रिमूव कर दे तो आपका जो बॉडी है वो मूव नहीं कर सकता। मींस सिर्फ जो फ्रेमवर्क बचेगा, स्केलेटन बचेगा, दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर हम सारी बोन निकाल दें तो आप लोकोमोट नहीं कर सकते, मूव हो सकता है थोड़ा बहुत कर सकते हो, है ना। जैसे हर जगह बॉडी में बोन्स नहीं है, पेरिस्टाइलिसिस होता है, दैट इज अ मूवमेंट।
एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है वो एक वेवी मूवमेंट शो करता है, वो मूवमेंट है, बट वहाँ कोई स्केलेटन नहीं है, मसल्स ही हैं बस। तो मसल्स की मदद से सिर्फ हम मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और हमारे जैसा एनिमल हो, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए, तो दोनों सिस्टम्स का इंटीग्रेटेड मैनर में जब तक काम नहीं होगा तब तक ये हम नहीं कर सकते। तो दोनों सिस्टम्स को हमें यहाँ पढ़ना होता है। अभी हम जो बात करेंगे पहले स्केलेटन सिस्टम की, फिर उसके बाद बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम। मसल्स कितने टाइप की हैं, मसल्स का स्ट्रक्चर क्या है, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल्स कैसे रिलैक्स करती हैं। जैसे आपने इम्पल्स जनरेशन कंडक्शन पढ़ा था, सेम एज इट इज सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मसल्स ही पावर देती है या फोर्स जनरेट करती है इन मूवमेंट, इन स्केलेटन में मूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, अगर ये मसल्स ना हो तो हम मूव नहीं कर सकते। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, चलो आपको डिजीज से जोड़ देते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एज बढ़ने के साथ साथ मसल्स कम होती जाती हैं, मसल्स कमजोर होती चली जाती हैं। तो मतलब क्या रुकने वाला है, समझ गए? तो ऐसा ही कुछ अपन बात करेंगे। तो अभी हम मस्कुलर सिस्टम की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, स्केलेटल सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं है, स्केलेटल सिस्टम डिपेंड्स ऑन मस्कुलर सिस्टम, ये बात ध्यान रखना। मस्कुलर सिस्टम भी डिपेंड है किस पर, स्केलेटन सिस्टम पर। अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्केलेटन सिस्टम की। स्केलेटन सिस्टम बना होता है, कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। पहली बात, फ्रेमवर्क क्या होता है? ढांचा, सही बात है ना। एक जो आपका एक फिक्स शेप एंड साइज है ना, वो डिसाइड करता है ये फ्रेमवर्क, वो डिसाइड कौन करता है? ये फ्रेमवर्क। अगर फ्रेमवर्क किसी और टाइप का होता, उस पे डिपोजिशन होता मसल्स का और भी जो टिश्यूज है उनका, तो हमारा शेप एंड साइज अलग होता। ठीक है, जैसे कोई भी हम बिल्डिंग देखते हैं तो पहले हम वो पिलर एंड वो उनके ये रूफ बनाते हैं, तो एक फ्रेमवर्क की तरह है। जैसा हमने फ्रेमवर्क खड़ा करा, उसके बीच वैसी दीवार लगा दी और वो बिल्डिंग उस तरह का कंस्ट्रक्शन में वो उसका जो फाइनल जो फॉर्म आता है वैसा आ जाता है। जैसे ये आपकी जो बिल्डिंग है एल शेप में है ना। अब ये एल शेप क्यों है? क्योंकि ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है ना। तो ऐसा ही आपका बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाता है? स्केलेटन सिस्टम, जो कि बोन से बना है और कुछ इसके साथ कार्टिलेजेस होते हैं। बोन एंड कार्टिलेजेस, दो वर्ड है, आपका ध्यान रखना है। ये जो फ्रेमवर्क बना है वो किससे बना है? बोन और कार्टिलेजेस से। बोन जो आपके सामने है, जो सबको पता है कि बोन क्या है, आप पूरी बॉडी में बोन हमारा टच करो और फील होता है ना। कार्टिलेजेस थोड़ा बोन से ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा बोन से सॉफ्ट है, एंड कुछ हिस्सों में है, जैसे आपका ये ईयर पिन्ना बेस्ट एग्जांपल है, ये कार्टिलेज से बना है। नाक का ये जो टिप है ये कार्टिलेज से बना है। ऐसे आपने ट्रैकिया के ऊपर पढ़ा था वो सी शेप्ड रिंग्स, याद है? वो भी आपका कार्टिलेज से बना है। ऐसे आपने पढ़ा था, हाँ, एपिग्लोटिस पढ़ा था। ऐसे आपने पढ़ा था लैरिंग्स, वो कार्टिलेज से बना है। तो ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी में कार्टिलेज से बने हैं, जो एक फ्रेमवर्क देते हैं। मतलब उतने हार्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ हार्ड हैं। अब कान को देख लो, कितना भी ऐंठ मरोड़, कितनी बार एक्सेलरेट करा होगा कई लोगों ने, लेकिन आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, है ना। बचपन में होता था कि एक्सेलरेट करते थे पकड़ के, ये धीरे 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 धीरे, जितना ज़्यादा एक्सेलेटर बढ़ता था वैसे वैसे एक्सप्रेशन चेंज होता चले जाता था। होता था कि नहीं होता था? अभी भी होता है? नहीं, अब तो नहीं होता होगा मुझे लगता है, बाकी हो सकता है। चलो, दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। जो बॉडी हमारा मूव करता है उसमें ये इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। किसका? स्केलेटन सिस्टम का। अब मूवमेंट में देखो, लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों का एग्जांपल यहाँ पे है। स्विमिंग जो है वो आपका क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों होता है, तभी हमारा बॉडी स्विम कर पाता है। मूवमेंट आप हाथ का कराओगे और बॉडी पोजीशन चेंज करेगी तो लोकोमोशन होता है। जंपिंग कर रहे हो तो बिना बोन और मसल्स की मदद से नहीं हो सकता। वॉकिंग करना है तो वो भी आपको बोन एंड मसल्स चाहिए। एंड रनिंग में तो आपको बात पता चल ही रही है कि मसल्स में आपको फील भी हो जाता है कि ज़्यादा रनिंग कर लिया तो पेन पता चलता है कि मसल्स में कुछ गड़बड़ हुआ है ना। अब जरा एक एग्जाम्पल देखो, एक आपको इमेजिन करने के लिए यहाँ पे कंडीशन है। इमेजिन चेविंग ऑफ फूड विदाउट जॉ बोन,
and walking around without the limb bone. सोचो कैसा होता होगा। अरे किसी बुड्ढे को देखा है दांत सारे निकल जाएं तो चबा ही नहीं पाता, सिर्फ दांत हटे हैं, जॉ बोन है, बेचारा कैसे कैसे वो जद्दोजहद जिंदगी में जीता है ना। वो पाउडर्ड फॉर्म में या सूप बना के बहुत सारे वो अल्टरनेट्स ढूंढते हैं। अब सोचो आपका जॉ बोन ही ना हो। अभी टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा आपको क्लियरिटी नहीं होगी। 9th में थोड़ा जनरल आइडिया आपको टिश्यू के बारे में पता चलता है कि टिश्यू कितने टाइप्स का होता है। एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, अगर तो नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात घबराने की जरूरत नहीं, इधर पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब वो चैप्टर आएगा तब। बोन एंड कार्टिलेज आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। उसके साथ साथ एक वर्ड लगाया है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोजिशन आप ध्यान से एक बार देख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की जब हम आगे भी पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ना है पूरा, कितने टाइप्स का होता है सब कुछ एक बार हम मिलेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है 3 कंपोनेंट्स। एक को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, एंड इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह के, जिस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हम डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पढ़ेंगे। एंड थर्ड कंपोनेंट इज द फाइबर्स। इनमें अलग अलग फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर सुना होगा, इलास्टिन फाइबर सुना होगा, रेटिकुलर फाइबर, ऐसे कुछ 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। इन्हीं 3 कंपोनेंट से मिलकर कोई भी कनेक्टिव टिश्यू बना होता है, ठीक है। जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, बट वो अलग बात है कि उसमें मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही जो हमारा बोन है एंड कार्टिलेज है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट इनका जो मैट्रिक्स है, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इसका जो स्टेट है, सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है, ये सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। क्या चेंज है? मैट्रिक्स चेंज है बस। ब्लड का मैट्रिक्स कैसा है? लिक्विड है, तो वो लिक्विड स्टेट में है, उसमें सेल्स सस्पेंडेड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे सेल्स आपने सुने होंगे, है ना। फाइबर नहीं होता ब्लड में, फाइबर फ्री कनेक्टिव टिश्यू है, वो एक उसका एक्सेप्शनल केस है। इधर क्या है? इनका जो मैट्रिक्स, उधर जो ब्लड का लिक्विड होता है, इधर सॉलिड है, मिनरलाइज्ड है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट एंड फॉस्फेट से वो मिनरल्स का डिपोजिशन होने के नाते ये जो हमारे बोन एंड कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो सॉलिड हो जाता है। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है जो जिस पे आप बैठे हो। स्टोन एक मिनरल डिपोजिशन है। आपका कैल्शियम का सॉल्ट बोन में आ गया तो वो भी हार्ड ही होगा, ठीक है, तो इसलिए ये हार्ड है, सॉलिड स्टेट में है। अभी डिटेल देखो, आगे हम बात करेंगे। आपको बस यहाँ अभी ये ध्यान रखना है कि इनका मैट्रिक्स का स्टेट कैसा है, सॉलिड है। इधर भी डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको दिखेंगे, जैसे बोन है तो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। एंड ऐसे फाइबर्स भी इनमें होते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा बोन है, कैसा कार्टिलेज है, तो सब कुछ होता है। बट इनका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है? सॉलिड है कनेक्टिव टिश्यू। इस सॉलिड स्टेट ऑफ द मैट्रिक्स के नाते हमने वहां पे एक वर्ड लिख दिया था, क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं डेंस सॉलिड, या स्पेशलाइज्ड ही बोलेंगे, सॉलिड या डेंस वर्ड और किसी वर्ड कंडीशन के लिए यूज करते हैं। अभी आप स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू याद रखना कि ये इनका मतलब है। अब आगे बात करें तो आपको नेक्स्ट जो बात समझनी है वो ये है, बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है। बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस में पहला ही डिफरेंस यही लिखा है, वेरी हार्ड मैट्रिक्स। इनका जो मैट्रिक्स है वो बहुत हार्ड होता है, वो मिनरल डिपोजिशन है। मिनरल्स का डिपोजिशन किसका मिनरल है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का मिनरल डिपोजिशन होता है। इधर का भी डिपोजिशन मिनरल का ही है ना, मिनरल के सॉल्ट से डिपॉजिट हैं, लेकिन वो थोड़े से स्लाइटली एज कंपेयर टू बोन वो पेलेबल होते हैं, मतलब जैसे आप बोल सकते हो क्या, फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे आप
करके देख सकते हो, है ना। एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इधर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रोइटिन एक प्रोटीन है, क्या नाम है, ये प्रोटीन का नाम है। इधर कैल्शियम एक आपका मिनरल है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन है यही आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कार्टिलेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन। हाँ, बोन मैरो इधर प्रेजेंट होता है, दैट प्रोड्यूसेस ब्लड कार्पसेल्स। बोन मैरो क्या है, दैट इज अ होलो स्पेस दैट प्रेजेंट इन द बोन। जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, वो भी ऐसा नहीं कहेंगे सारी बोन्स में, जो बॉडी की लंबी वाली हड्डियां हैं, बड़ी हड्डियां हैं, जैसे ये वाली आपको दिख रही है, ये दिख रही है, इधर थाई की बोन दिख रही है, जो बड़ी हड्डियां हैं, लॉन्ग बोन्स है, इनकी जो अगर हम इनको काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन जब कट करके देखते हैं, जैसे ये हम थाई बोन कट कर देखें तो आपको बीच में एक कैविटी दिखेगा। ये जो कैविटी है इट इज फिल्ड विद फ्लूइड या सेल्स, या आप बोलोगे कि सेल से फिल्ड होता है, इसको बोलेंगे बोन मैरो। इसके लिए वर्ड यूज करा जाता है बोन मैरो। अब ये जो सेल्स हैं, दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब ये कोई स्पेसिफिक टाइप की सेल्स नहीं है। जैसे बॉडी में हर तरह का अपना एक अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, इधर वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, दैट इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, इसलिए इसको बोल दिया जाता है बोन मैरो। एंड इट डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स बोले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो इधर से ही बनता है, बोन मैरो से ही बनता है। अगर बोन मैरो नहीं है तो ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे या कम बनेंगे। जैसे से बोन मैरो कम मींस खत्म होने लगता है या कम होने लगता है, वैसे वैसे ब्लड का सिंथेसिस भी कम होने लगता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ओल्ड एज। बुजुर्गों में आपको हमेशा एनीमिक कंडीशन देखने को मिल जाता है, उनमें ब्लड सेल्स नहीं बनते, क्यों, बोन मैरो नहीं, खत्म लगभग हो चुका होता है। सच स्ट्रक्चर्स इज एब्सेंट। इधर कार्टिलेज में आपको बोन मैरो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता, ये ध्यान रखना है। ग्रोथ इन बोन इज बाई डायरेक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मुझे लगता है 3-4 बार तो क्वेश्चन बन चुका है। पी बाई क्यू की बात कर रहे हैं। बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होता है बोन में। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, वो आप ध्यान से सुनना। कोई भी एक बोन ले लो, जैसे ये अपन इस बोन की बात कर लें, इसका ग्रोथ ऐसा नहीं है कि किसी एक एंड से होगा, 2 एंड होते हैं, है ना, हर बोन का 2 एंड होगा। इसका ग्रोथ किसी एक एंड से नहीं होगा। जैसे मान लो कि इस एंड से, मानो कि इस एंड से ग्रो हो रहा है, जैसे आप लगता है कि हाथ हमारा यहाँ से जॉइंट से इधर से बढ़ रहा होगा, नहीं, बोन हमेशा इसका जो सेंटर है इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ग्रो करती है ना। अभी वो आगे हम बात करेंगे, जब आप किसी एक टिपिकल बोन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे फिर आपको बात समझ आ जाएगी ऐसा क्यों है, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, जो कि कार्टिलेज में है। कार्टिलेज में सिर्फ एक डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, वो इसलिए उसका ग्रोथ हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। बोन में ऐसा नहीं है। बोन के लिए ऐसा कभी मत सोचना कि यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बोन एंड कार्टिलेज में। स्केलेटन सिस्टम है। अब आगे देखो, जो हमारा ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन सिस्टम है, ये आपको बचपन से नंबर याद कराया गया है। 206 हड्डियों से मिलकर बना है, 206 बोन से मिलकर बना है ये पूरा जो स्केलेटन खड़ा हुआ है। कार्टिलेजेस के साथ 206 हड्डियों के साथ कुछ कार्टिलेजेस भी है। ये मत सोचना कि कार्टिलेज उसी में आता है। इन सबको हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। इधर देखो, इन सबको हम, सारी जो बोन है हमारी, इनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई करा जाएगा। एक को बोलेंगे हम आपका एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ध्यान देना, इधर देखो, ये आपका कोई भी ह्यूमन बॉडी है, बॉडी का एक्सिस हम मान लेते, ये जो वर्टिकल लाइन होगी उसी को हम एक्सिस मानते हैं। तो ये आपका बॉडी का एक्सिस है ना। इस एक्सिस वाले लाइन पर जो जो बोन्स आती है वो एक्सियल सिस्टम का पार्ट है। इस लाइन पर आता है आपका पूरा ये स्कल, इस लाइन पर आता है पूरा रिब्स, इस लाइन पर आता है पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम, इस लाइन पर आता है ये आपका ये पेक्टोरल गर्डल, ये वाली हड्डियां, और ये कॉलर बोन आता है। इस लाइन पर आता है ये पेल्विक गर्डल। बस
इस लाइन के साथ ये अटैच्ड है, ये वाले और ये वाले। बायोलॉजिकली नेचुरली ऐसा ही है। एक्सियल सिस्टम से हमारा कुछ बोन का सेट ऑफ बोन्स अटैच्ड हैं, जिसे हम बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका फोर लिम्ब और ये हाइंड लिम्ब आता है बस। तो स्केलेटन ह्यूमन का कार्टिलेज और बोन से बना हुआ है। बोन का नंबर 206, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर वो परी बन के उड़ लेना, थोड़ी देर करेंगे एक्सियल सिस्टम की। अब बिल्कुल शांत रहो। एक्सियल सिस्टम ही आपका इंपॉर्टेंट है, अपेंडिकुलर में कुछ दम नहीं है। अपेंडिकुलर ना ऐसे जैसे होता नहीं कि बच्चा खेलते खेलते सीख जाएगा, वैसा है। लेकिन एक्सियल सिस्टम पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। अब देखो एक्सियल जो सिस्टम है आपका वो कंप्राइजेज है 80 बोन से। कितनी हड्डियों से? 206 में से 80 तो इधर आ गई, बची कितना? हाजी कितना? 126। इसमें से ये 6 आप डिलीट कर दो, 120 बोल रहा हूं डिलीट कर दो। अभी उसका बात समझाएंगे क्यों डिलीट कर रहे हैं। ये जो 120 हड्डियां है ना, वो आपके इन दोनों लिम्ब्स में है, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब बस। मतलब 80 + 6, 86 जो बोन्स हैं, ये एक्सियल सिस्टम का पार्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक्सियल सिस्टम के साथ हम पढ़ते हैं। जो 6 बोन है वो अलग है, वो ईयर ऑसिकल्स के लिए अलग लिखते हैं। ईयर ऑसिकल्स आपके 3 होते हैं, और 3 और 3 6, बात खत्म। आपकी ये जो कान है इंटरनल ईयर 3 हड्डियों से बना हुआ है, तो 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6 वो हो गए। चलो पहले एक्सियल की हम बात करते हैं। देखो एक्सियल सिस्टम कंप्राइजेस 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये मेन एक्सिस बॉडी का है, इसी के अलोंग है ये, जिसमें स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है। इसका कॉम्पोजिशन याद हो जाना चाहिए। एक्सियल सिस्टम पे आता है स्कल, ये आपका बैकबोन जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, रिब्स आता है, और ये स्टर्नम आता है। स्टर्नम ये जो आगे वाली ये फ्लैट बोन है, इसको बोलते हैं, है ना। ये आपके बोन्स आते हैं जो इस एक्सियल सिस्टम में हम बात करने वाले हैं, इसी को हमें आपको समझना है। नंबर ऑफ बोन्स ध्यान रखना 80, ये मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी पर है, इन सभी को देखना है आपको। पहले हम स्केलेटन की बात करेंगे। अपना जो स्कल है, जो कि हमें पीछे अभी चैप्टर में जरूरत पड़ी थी, क्रैनियम बोला था। ये पूरा जो स्कल का जो कवरिंग बन रहा है, इसी के अंदर आपका वो रहा होगा क्या, ब्रेन। वो एक अपन ने बात करी थी फोरामेन ऑफ मैग्नम, अगर देखना चाहो तो देख लो, दिख रहा है। अरे इधर से जो ये वायर निकल रहा है, ये फोरामेन ऑफ मैग्नम है, इधर से स्पाइनल कॉर्ड आता है। हाँ, और ये जो पूरा ये बोन से बना हुआ ये हार्ड सा, ये जो जिसे हम स्कल कहते हैं, मेरी लैंग्वेज में खोपड़ा कहते हैं, है ना। खोपड़ी तो छोटी होती है, खोपड़ा है सबसे बड़ा स्कल आपके पास है ना। तो ये क्रैनियम कहा जाता है, बायोलॉजिकली इसको क्रैनियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम। जिसके पास ये क्रैनियम है उसका एक ग्रुप है क्रैनिएटा, और जिस कुछ एनिमल्स के पास ये क्रैनियम नहीं होता उनको बोलते हैं अक्रैनिएटा। वो एनिमल किंगडम अभी जब आएगा ना तब पढ़ोगे, इसलिए इसको ध्यान में रखना कि क्रैनियम का मतलब क्या है, स्कल के लिए ही बोलते हैं। अब आप देखो स्कल स्केलेटन में क्या क्या आता है वो देखो। स्कल स्केलेटन में आपका आता है स्कल बोन एंड एसोसिएटेड स्कल बोन्स। स्कल में आपका जो पूरा ये क्रैनियम बना है, एक बॉक्स जो बना है जिसके अंदर ब्रेन पैक्ड है, वो स्कल बोन्स कही जाएंगी, जिनका नंबर कितना है 22 इन नंबर। इसके साथ कुछ और एसोसिएटेड बोन्स है जिसका नंबर कितना है 7। ये दोनों पे क्वेश्चन बना हुआ है,
हवा निकाल देगा। बट ये आपको इस पे भी इस तरह से ही पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर आएगा 29। स्कल स्केलेटन किससे बना हुआ, कितने नंबर ऑफ बोन से बना हुआ है, 29। और उसका अगर स्पेसिफिकली ये पूछता है कि स्कल बोन्स कितनी है, देखो दो बस थोड़ा सा फर्क है, स्कल स्केलेटन तो नंबर कुछ और है, स्कल बोन्स तो नंबर कुछ और है, ठीक है। और एसोसिएटेड स्कल बोन्स की बात करें तो 7। वो कौन कौन सी है वो अपन अब आगे देखेंगे। और यहां पहले नंबर एक बार देख लो सबका। वर्टिब्रल कॉलम की बात करोगे तो 26 नंबर है। ये जो बैकबोन है आपकी, ये 26 बोन से बनी हुई है। वो अपन अब पूरा वो सर्वाइकल, थोरेसिक, ये सारे जो नाम आप सुनते आ रहे हो, अब यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। स्टर्नम की बात करें तो एक है ये, ठीक है, जिसमें आके रिब्स आपकी जुड़ती हैं। एंड रिब्स की बात करें तो 24 इन नंबर, या फिर इसी को लिखेंगे 12 पेयर्स, क्योंकि आगे हम बात ज्यादातर 12 पेयर्स के बारे में ही बोलेंगे, इसलिए ये भी बात आप साथ में याद रखना, 24 इन नंबर या फिर 12 पेयर। तो ये आपका पूरा एक्सेल सिस्टम बनाता है। नंबर स्पेसिफिकली आपने याद रख लेना है। अब आप आ जाओ स्कल के लिए बात करते हैं। हाँ, मरने के यार ऐसे ही दिखते हैं, कोई इसमें